मैं चाहती थी लॉयर बनना। कॉलेज में जैसे मैं फुटबॉल प्लेयर भी थी, ऑल इंडिया में बेस्ट शूटर भी रही हूँ। पीले चावल होते हैं जैसे सेरेमनी होती है, उसी में मैं उनसे मिली। पंचायतों को इतना पैसा आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया जितना पैसा हमें दिया गया। उसमें विकास भी कराया और बचे हुए पैसे सरकार को रिटर्न करके आए। अगर मेहनत किसी ने की है इंडियन नेशनल लोकदल में सबसे ज्यादा तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। इनेलो का कार्यकर्ता हमें नेता नहीं परिवार समझते हैं। तो चौटाला साहब ने कहा कि भजन लाल जी, आप सरकार तोड़ने की बात करते हो, आप आदमपुर में मेरा फलाना कार्यकर्ता उसको तोड़ के दिखाओ। मनोहर लाल जी किसी महिला को कह देते थे तुझे चंद्रयान पे भेज देंगे, किसी को कहते थे कि इसको यहाँ से उठा के बाहर जाके इसकी पिटाई करो। 2100 रुपए महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, 500 रुपया सिलेंडर, 500 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र जरूर है लेकिन उस समुद्र में मगरमच्छ भी है जो आपकी कई मछलियों को निगल गए। कई लोगों ने ये भी कहा कि शर्त लगाओ जी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, देखो आप लोकसभा में। मैंने कहा नहीं बन सकती। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस ही बेची है। अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे विशेष मेहमान है सुनैना चौटाला जी। इंडियन नेशनल लोकदल की नेता हैं। आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार लोकसभा का, विधानसभा का। और चौधरी देवीलाल जिसके नाम से पूरे इंडिया में हरियाणा का डंका बजता था, उनकी पौत्र वधू हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उस परिवार में हूँ और आप आज मुझसे मुखातिब हो रहे हैं क्योंकि आप भी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड जो मैं कहूँगी पत्रकार हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, आप आज रोहतक आए हैं और आप जैसे ही हम सुबह एक बार टाई अप हुआ कि आज मैडम का इंटरव्यू करना है तो आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे। हमें पता लगा आपका रोहतक से संबंध, आपने पढ़ाई की है यहाँ से या क्या कनेक्शन है? जी, मेरी अर्ली जो स्कूलिंग जो है नर्सरी टू 5th मेरी रोहतक मॉडल स्कूल से है। को अम्बेडकर चौक? जी जी जी, जो मतलब उस टाइम तो वही था। मिस्टर E.J. हेमराज हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। और 84 में जब एक इमरजेंसी लगी थी, जब वो उस टाइम भी मैं रोहतक में ही थी पर मैं बहुत छोटी थी, तो आई रिमेम्बर दैट ऑल द थिंग्स। और उस टाइम मैं किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के नारे भी लगाया करती थी क्योंकि मैंने सुना कहीं रोड पे तो उस टाइम वो वोट क्लब का भी उसी दौरान वोट क्लब पे रैली जो थी वो थी। और आदरणीय चौटाला साहब ने उसको संबोधित किया, वहां से उनका एक टर्निंग पॉइंट जो आया। और उसके बाद मैं उस फैमिली में हूँ तो प्राउड ऑफ द फैमिली एंड थैंक्स टू गॉड। तो रोहतक में कैसे, क्या कोई आपके पेरेंट्स यहाँ रहते थे या कोई? मेरे बुआ जी जो है रोहतक में रहते थे। चौधरी रघुवीर सिंह जी दलाल जो थे, जो संगीत टॉकेस जिसको बोलते हैं, रोहतक में टॉकेस बोलते थे पहले, तो वो मेरे फूफा जी हुआ करते थे। तो मैं यहीं रहती थी उनके पास। और बाकी की पढ़ाई फिर? बाकी की पढ़ाई मैंने FC कॉलेज हिसार से की क्योंकि मेरा पेरेंटल जो विलेज है वो दौलतपुर है, वो डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। तो मैं हॉस्टल में रहती थी और FC कॉलेज से 6 to BA फाइनल मैंने FC कॉलेज से किया। और चौधरी रवि चौटाला जी से मुलाकात कहाँ हुई? जी, ये उस टाइम जैसे एक अपने रिवाज है, ये सब चीजें पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो कुछ भी ऐसा मेरी तरफ से कुछ डिसाइडेड नहीं था, लेकिन पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया वही। पता नहीं, हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे तो उसमें लव मैरिज कहीं लिखा हुआ था। नहीं, वो वैसे ही पता नहीं, वो अपनी तरफ से कोई पत्रकार मेरे भाई ने या किसी ने लिख दिया होगा, पर ऐसा कुछ था नहीं, जो उस तरफ ध्यान नहीं था। एक्चुअली में एक एम था, मैं चाहती थी लॉयर बनना। तो मेरे एक भाई, बड़े भाई, वो लॉ कर रहे थे उस टाइम। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि क्रेज होता है जो भाई कर रहे हैं, जो एक छोटे बहन भाई को होता है कि मैं भी वो करूं। तो मैंने पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा एडमिशन के लिए DU में। तो उन्होंने ऐसे बोला कि इसके लिए 95 चाहिए परसेंटेज 12वीं में। उन्होंने मुझे बोला कि 12वीं में नहीं, अगर तो BA ग्रेजुएशन के बाद 95 चाहिए तेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उसमें निकल गई। मैंने कहा मुझे ये, और साइंस से डर लगता था इसलिए आर्ट्स ली हुई थी। अब आर्ट्स में मुझे 95 लेना था।
तो इसलिए मैं फिर कॉलेज में, जैसे मैं फुटबॉल प्लेयर भी थी, मैंने स्पोर्ट्स में एंटर किया क्योंकि उस टाइम स्पोर्ट्स के 5% मिलते थे। अच्छा। एनसीसी भी मेरे पास थी, ऑल इंडिया में बेस्ट शूटर भी रही हूँ। किस पोजीशन पे खेलते थे फुटबॉल? फुटबॉल में राइट हाफ। अच्छा, राइट हाफ खेलती थी। बड़ी जिम्मेदारी होती है राइट हाफ। बिल्कुल, सबसे ज्यादा भागना पड़ता है। और मैं मतलब मुझे लगता था नहीं आगे वाले को भागना पड़ता है, लेकिन आई वाज के उस बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा तो दौड़ी मैं रही हूँ। हाँ बिल्कुल, सेंटर फॉरवर्ड के बाद जो मेन पोजीशन राइट हाफ, राइट जो मैं खेलती थी। तो उसके बाद मैंने कॉलेज की मैं प्रेसिडेंट भी बनी 94 में। एफसी कॉलेज हिसार में। तो और उसके बाद मेरा एक उसका मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट था, मेरे पास मिलिट्री साइंस था, उसमें भी मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2nd प्राइज था। तो मैं मतलब पूरा कलेक्टिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, वो इसलिए सिर्फ किस लिए कि मुझे लॉ में एडमिशन लेना एक और जस्ट सडन जब बीए हुआ तो दादाजी चौधरी देवीलाल जी की तरफ से रिश्ता है और फादर साहब ने एक्सेप्ट किया। चौधरी साहब भी आपकी बारात में आए थे? जी हाँ, बिल्कुल। चौधरी साहब देखो ये हम तो चौधरी देवीलाल जी के हमारे दादाओं से, और पहले तो इस तरफ ताऊ 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 के नाम पे मतलब सब कुछ पूरा हिंदुस्तान में। हाँ, पूरा हिंदुस्तान था। हम तो अपनी बीती भी बता रहे हैं अपने दादा के मुंह से और पिताजी के मुंह से। तो चौधरी साहब के बारे में आपकी फर्स्ट मेमोरी क्या है चौधरी देवीलाल जी के बारे में? मेरी फर्स्ट मेमोरी, जिस दौरान मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, तो उस टाइम किसी ने ऐसे रूमर कर दिया कि एफसी कॉलेज की प्रेसिडेंट जो है एनएलडी के खिलाफ कोई बयान देने जा रही है। तो उस टाइम उन्होंने भेजे थे, मतलब किन्हीं को भेजा कॉलेज में, और वहां जाके उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी के तरफ से कोई आए हैं मिलने। इतना तेज भाग के मैं गई क्योंकि मैं उनको मतलब मेरे आइडियल आप मानो, मतलब एज अ लीडर अगर मैं मतलब देखती थी तो दादाजी के लिए, चौधरी देवीलाल जी के लिए, क्योंकि फादर साहब से सुना कि किसान नेता है, वो किसान ही थे मेरे फादर भी, तो एक किसान नेता है। और फिर वो जो बुढ़ापा पेंशन जब उन्होंने 100 रुपये, तो मेरी दादी जी बड़ी उससे कि देखो अब तो बूढ़ों का राज कर दिया चौधरी साहब ने। तो मेरे एक अंदर हुआ, मुझे लगा वही आए हैं मिलने। मैं भाग के गई तो लेकिन उन्होंने भेजे थे कि आप ऐसे, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे दे सकती हूँ ऐसा कोई बयान, ये रूमर है। और उसके बाद फिर जब मैं जब जैसे आपने बताया कि पीले चावल होते हैं, जैसे सेरेमनी होती है, उसी में मैं उनसे मिली और कंटिन्यूसली फिर तो मिलना ही होता ही रहा। जी जी बिल्कुल। और फिर उसका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनसे क्या मेमोरी है आपकी? और अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है और आपके परिवार में बहुत बड़ा भारी दुख पड़ा है। जी बिल्कुल, और ऐसा दुख है जी ये जहाँ परिवार के लिए भी भारी है। मैं सोचती हूँ प्रदेश और देश की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में देखा, उनको जितना सीखा, जी देखें, मानती हूँ मैं कि जैसे ससुर थे वो, उनसे बातचीत कम होती, लेकिन उनके बारे में इतना ज्यादा जो चीजें हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा, जब मैं परिवर्तन यात्रा के दौरान हरियाणा प्रदेश की जो हमने की थी इंडियन नेशनल लोकदल ने, अभय सिंह जी चौटाला ने की थी, उसमें जब मैं पैदल जा रही थी तो हर गांव में जब मैं पहुंची तो जो उनके टाइम के जो मुखिया थे वो हर गांव में मिले हमें, और वो ये कहते थे कि पंचायतों को इतना पैसा आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। यानी कि वो सर्वांगीण जो तरीके से जो विकास जो था, उनकी एक सोच बहुत बड़ी थी। तो और बोले कि हमने, कई तो सरपंच ऐसे थे कि हमने जितना पैसा हमें दिया गया उसमें विकास भी कराया और बचे हुए पैसे सरकार को रिटर्न करके आए। इतना पैसा चौधरी साहब ने दिया। और एक चीज आप देखें कि उनकी मेमोरी के बहुत कायल थे लोग, कि उनको फोन नंबर जो पीए था वो निकालता, उससे पहले तो वो नंबर बता देते थे कि डायल करिए नंबर, फलाने आदमी का नंबर है। ये एक बहुत बड़ी, एक जो उनके व्यक्तित्व में जो चेहरे से पहचान लेते थे, चेहरे से, नाम से, गांव का नाम, चेहरे का नाम, सब चीजें उनको आइडेंटिफाई उसी टाइम कर लेते। मैं मैडम हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर सिरसा में कई साल मैंने लगाए वहां पर। तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने चौधरी प्रताप सिंह चौटाला की भी अटेंड की है। उनकी जो मेमोरी, उनका जो नंबर को ऐसे याद रखते थे, बिल्कुल कमाल का। तो ये चौटाला परिवार में कुछ तो है। जी 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 बिल्कुल। देखो ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ कुछ चीजें जो है वो याद रखते थे। उनसे ये चीज सीखी। उसमें क्या था कि उसमें राजनीतिक अपनत्व ज्यादा आता है। अगर आप किसी को
आइडेंटिफाई करे उसी टाइम उनका नाम लेके, गांव का नाम लेके, तो एक व्यक्ति जुड़ता आपके साथ है, क्योंकि उसमें अपनत्व की भावना आ जाती है। पॉलिटिक्स वो भूल जाता है, उसे फिर वो अपना लगता है। तो वो एक क्वालिटी जो थी उनमें, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना बनाया। एक उनकी मेहनत की जो मैं मतलब मिसाल आपको अब देखें कि आज तो हमारे पास गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, अच्छी सड़कें हैं। उस टाइम जब वो मेहनत करते थे, ना मोबाइल, ना इतनी अच्छी सड़कें, ना कोई ऐसे बढ़िया संसाधन थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवर्तन यात्रा के दौरान जब मैं गई हूँ, हर गांव में, हर घर, मतलब गांव में नहीं, हर घर ये कह रहा था कि चौटाला साहब हमारे घर आए, मेरे बच्चे की शादी में आए, मेरे पिता के संस्कार पे, मतलब हर गांव के हर घर में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला पहुंचे। वहां से मैंने एक चीज देखी कि अगर मेहनत किसी ने की है इंडियन नेशनल लोकदल में सबसे ज्यादा, तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिल्कुल, आज उन्हीं की देन है, सभी जो ये कायल है। संगठन है, संगठनकर्ता जो है, उन जैसा मैं मानती नहीं हिंदुस्तान में कोई हो सकता है। आज इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान में उसकी मिसाल दी जाती है कि आप तोड़ नहीं सकते। एक समय की बात, मुझे जब मैं गई आदमपुर साइड, तो तब मुझे सुनने को मिली कि वहां पे एक बिश्नोई जो कार्यकर्ता थे इंडियन नेशनल लोकदल के, तो चौधरी भजन लाल जी उस टाइम ये क्या करते थे कि मैं चौटाला की सरकार तोड़ूंगा। तो चौटाला साहब ने कहा कि भजन लाल जी, आप सरकार तोड़ने की बात करते हो, आप आदमपुर में मेरा फलाना कार्यकर्ता उसको तोड़ के दिखाओ। यानी उनको एक अपने कार्यकर्ता पे विश्वास और एक कार्यकर्ता को अपने नेता पे जो विश्वास, वो जो देखने को मुझे मिला, वो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन और एक बहुत बड़ी सीख है। और अभी आपके साथ है कृष्ण कौशिक जी रोहतक में, जी। ये देखिए कितने पुराने कार्यकर्ता हैं। आप कितने, ये हमारे स्तंभ हैं जी, मतलब ऐसे स्तंभ हमारे पास हैं, इसलिए हम मानते ही नहीं। हार जीत तो देखो होती रहती है कोई, लेकिन जो ये स्तंभ है, ऐसे जो स्तंभ हमारे पास है कौशिक साहब जैसे, उनको देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इन्होंने पिताजी के साथ भी काम किया, दादाजी के साथ भी काम किया, और आज हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल रहा है जी। अच्छा मैडम, ये आप चौटाला परिवार की दूसरी बहू जो राजनीति में आए हैं, कुछ समय पहले 2014 से पहले कहा जाता था कि शायद महिलाओं को परमिशन नहीं है या महिलाओं को नहीं आगे आने देते, लेकिन पहले नैना चौटाला जी आगे आई और फिर उसके बाद आप आए। तो ये जो मिथ था वो आप दोनों लोगों ने बस्ट कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए जी, समय का चक्र, समय के हिसाब से बदलाव, ये इस परिवार की खासियत रही है। आप ये देखें कि पहले मोबाइल नहीं होते थे, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल हम लेके आए, इम्प्लीमेंट किया। महिला शक्ति के लिए जब ये देखा कि महिला शक्ति के लिए बात करते हैं कि उनको अधिकार देना चाहिए, तो वो अधिकार अपने घर से क्यों ना शुरू किया जाए, पॉलिटिकल उस पे, स्टेज पे। और अगर घर की महिलाएं आएंगी तो हरियाणा प्रदेश की महिलाएं भी आगे आने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगी। और आज आप देखें कि महिलाएं कितनी एक्टिव हैं, कितने पॉलिटिक्स में। सबसे पहले शुरुआत जो है चौटाला साहब ने घर से की। और उसके बाद फिर आपका कैसे आना हुआ? मेरा जब पार्टी का विघटन हुआ तो उसके बाद ये था कि परिवार से एक पार्टी में एक महिला चाहिए। अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे ये सौभाग्य दिया। और वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि जो नैना जी हैं, उनको भी अभय सिंह जी चौटाला ने ही सबसे पहले जो है कि चुनाव लड़ने के लिए इंस्पायर किया और उनको चुनाव जितवाया भी। और जिस समय मैं आई उस समय भी यही मैं मानती हूँ कि अभय सिंह जी ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं हरियाणा प्रदेश की महिला की आवाज बन सकूं। उनको तो विधायक बनने का मौका मिल गया, एक बार डबवाली से, फिर बाड्डा से बनी जी। और आपने 2 बार प्रयास किया। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब आपको विधानसभा में या लोकसभा में देख पाएंगे? देखिए जी, एक चीज होती है कि एक लालसा होती है कि भाई मुझे विधायक बनना है और या MP बनना है, उसमें आप कहीं ना कहीं खुद को छोड़ देते हो, आप उस पे। लेकिन जो आप क्या है और आप चाहते क्या, मैं ये चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्या है, चौधरी देवीलाल जी ने इसको एक बड़ी विचारधारा दी है। वो विचारधारा मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, वही मेरा एक ध्येय है, वही मेरी जीत है।
मैं मानती हूँ। और आज मैं इसको कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। मैं आपके माध्यम से आपके बीच में बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं उस विचारधारा के तहत बैठी हूँ और मैं उसी विचारधारा को आगे ले जाना चाहती हूँ। हरियाणा प्रदेश में इसी विचारधारा की सरकार चाहती हूँ। अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहती हूँ, ताकि और मैं हरियाणा वासियों को ये बात चरितार्थ करते हुए देखना चाहती हूँ कि जो कहते हैं वो करते, वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज तक रिकॉर्ड है हमारे नेताओं का कि जो बात जनता के सामने कही उसको पूरा किया है। बाकी पार्टियां कहती हैं, करती नहीं है। आज भी आप देखें 2100 रुपए महिलाओं को एक मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, 2100 रुपए महिलाओं के लिए घोषणा कर दी। 500 रुपया सिलेंडर, 500 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन छोटे देवीलाल जी ने कहा 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, तो 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन पूरे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की बंदी, और आज 3000 होगी। किसी की हिम्मत नहीं कि उसको काट दे। ऐसा काम करो जो पीढ़ियां याद करें, वो हमने सीखा है और वही मैं चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश मौका दे और इंडियन नेशनल लोकदल वही काम दोबारा करे। अच्छा, 2024 के चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला का इलाहाबाद से हारना कितना बड़ा सेटबैक है पार्टी के लिए? बिल्कुल जी, पार्टी के लिए क्यों, आप विपक्ष से पूछेंगे आज विधानसभा के लिए सेटबैक जी, ये सभी बात करते हैं कि एक ही शेर था जो गूंजता था, और वो शेर आज भी गूंजता ही है। नहीं, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। विधानसभा में, और विधानसभा का कई मतलब हम जब गए गांव में, बोले हम तो अभय सिंह को देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं। यानी कि वो एक देखो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनसे लोगों का लगाव है। हार जीत वो ठीक है, एक ऐसा पॉइंट था इसमें अभय सिंह जी की हार नहीं है जी, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरेंडर है। वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ मिले हुए थे और कमजोर कैंडिडेट उतार के कांग्रेस को वहां पे उन्होंने लीड दिलाई। क्योंकि डर किससे है? अभय सिंह चौटाला से। वो डर जो था ना उनका, वो उनको टाई अप करने पे मजबूर करता गया। आप ये देखें इलाहाबाद का बाई इलेक्शन, किसान आंदोलन के बाद जो उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी और अब कांग्रेस वहां पे लीड कर गई। आप ये देखें, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कितने वोट लिए थे। आप उन चीजों को जब आप मिला के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों पार्टियों का आपस में जोड़ दिखाई देगा अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ। इन लोग का कार्यकर्ता टूटता क्यों नहीं है? मैंने आपको, कोई तो कारण होगा। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि इनेलो का कार्यकर्ता हमें नेता नहीं परिवार समझता है। जैसे कि मैंने कहा चौटाला साहब नाम से बोलते थे, बाई फेस जानते थे, तो उनका अपनत्व जो है वो है। और हरियाणा प्रदेश के लिए ये जो बेशक रीजनल पार्टी है लेकिन हिंदुस्तान में गूंज है कि इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल जी, एक छोटी सी स्टेट 10 सीटों का, 10 लोकसभा सीटों का हमारा हरियाणा प्रदेश है और उसमें भी चौटाला गांव एकदम बॉर्डर पे है। वहां से एक नेता पूरे हिंदुस्तान में और देश के, देखो देशवासियों ने तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो तो उनका बड़प्पन था, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है जी। तो ये जो चीजें हैं, हरियाणा प्रदेश में इतनी काबिलियत है कि वो देश को प्रधानमंत्री देने का वादा रखता है। तो 10 सीट पे जरूर है लेकिन हरियाणा प्रदेश मजबूत बहुत है। अच्छा मैडम, आपको लगता है 2024 का जो परिणाम है, अगर चौटाला परिवार एक होता, अजय और अभय एक होते, तो शायद परिणाम कुछ और होता? देखिए जी, पब्लिक डोमिनेशन में हमारे जो पूरी फैमिली ये आप सबके सामने है। अब ये भी है कि अगर वो अलग ना होते, सवाल तो इसे शुरू होता है, तो गवर्नमेंट होती है। बिल्कुल, अगर वो ना होते तो गवर्नमेंट होती। अब एक होने का ना होने का मुद्दा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने देखा ये इतिहास जो है ना हमेशा किसी ना किसी रूप में अपने आप को दोहराता है। कौरव पांडव थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ महाभारत का, वो भी तो परिवार ही था। लेकिन वहां जब राजनीतिक तौर के ऊपर चीजें आती हैं, वहां एक विचारधारा आ जाती है। तो उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला है। अभय सिंह जी तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के साथ है। उनको बहुत ऑफर किया कि आप इस विचारधारा में रहिए, ये हमारे एक पहचान है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो पेड़ है वो चौधरी देवीलाल जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया। चौटाला साहब कहाँ हैं?
मेन चीज ये है कि एनएलडी कहाँ है, जहाँ चौटाला साहब है, तो चौटाला साहब कहाँ है, उनको छोड़ के अगर कोई जाता है तो फिर वो परिवार कैसे रहा। हरियाणा प्रदेश ही हमारा तो परिवार है, जो हमारे साथ है वो हमारा परिवार है। मैडम, जो मतभेद हैं सिर्फ पॉलिटिकल हैं, जैसे अभी 2 हफ्ते के करीब दोनों परिवार एक साथ ही रहे क्योंकि चोई साहब के जाने के बाद, तो उस दौरान क्या कोई ऐसी बातें आई कि अब दोबारा से राजनीतिक जरूरत तो दोनों पार्टियों को है? देखिए, आप एक चीज देखिए ना, परिवार में आदरणीय रणजीत सिंह जी थे, तो वो भी चौटाला साहब से अलग पार्टी में थे। चौधरी प्रताप सिंह जी वो भी अलग पार्टी में वो चेंज करते रहे। ये एक जो पॉलिटिकल जो डिसीजन है, ये इंसान का खुद का डिसीजन होता है, इसमें परिवार कुछ नहीं कर सकता। और ये जो पॉलिटिकल डिसीजन आदरणीय अजय सिंह जी ने लिया, ये भी अपनी अलग राह चुन के लिया। बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के साथ आज कौन है? अभय सिंह जी। तो अब जो है अभय सिंह जी हैं, इसको आगे लीड कर रहे हैं, तो उसमें हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इसी विचारधारा को अपनाओ। उनका मन होगा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ, तो वो जरूर आएंगे। तो मैडम, आपका वैसे हरियाणा में अदर देन चौटाला फैमिली जो जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी आपको कौन लगता है कि ठीक है? देखो, चौटाला परिवार से तो आप संबंध रखती हैं, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, चौधरी देवीलाल जी भी रहे हैं, अदर देन आपको किसका काम लगा है कि इन्होंने भी काम ठीक ही किया है? देखिए, मैं आपको पॉलिटिकल जवाब दूं। परिवार से होना एक अलग बात है, एक अलग इशू है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करना वो एक अलग इशू है। एज अ सीएम आपने अगर पूछा तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से बेहतर कोई सीएम नहीं मानती मैं। इस बात को ना केवल मैं, कांग्रेस पार्टी में पहले बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए वीरेंद्र सिंह जी डुमरखा, उन्होंने एक बयान दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पे जो पकड़ चौटाला साहब की थी कि राज तो कोई भी बना सकता है, लेकिन राज को चलाना जो अच्छी तरीके से है वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, और जो कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी वो भी चौटाला परिवार में। उसके अलावा आप ये देखें, हरियाणा प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायतों को सबसे ज्यादा, यानी कि ग्रामीण अंचल को सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम चलाया, सरकार आपके द्वार जाके एक सीएम होते हुए वो खुद स्वयं लोगों के पास जा रहे हैं, ताकि क्योंकि सोच से कि लोगों का पैसा नहीं लगना चाहिए चंडीगढ़ आने तक का। मैं जाऊंगा, अगर सीएम गांव में आता है तो अधिकारी एक्टिव होते हैं, वो उस गांव की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं कि हमारी कोई शिकायत ना कर दे। तो एक जो तरीका था काम करने का, सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। उसके बाद हम ये कहते हैं, तो सेकंड बता दीजिए। सेकंड अभी हरियाणा प्रदेश में देखो, बंसीलाल जी रहे, भजनलाल जी रहे। मैं ये कहूँगी कुछ हद तक बंसीलाल जी ने अपने जो इलाके के लिए अच्छा किया, और आज भी लोग उनके जो वो भी ऐसे ही थे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की तरह ब्लंट थे, बोल देते थे और जिस काम को ठान लिया उसको करते थे बंसीलाल जी। और उधर भजनलाल जी के लिए भी ये कहा जाता है कि वो अपने जो कार्यकर्ता थे उनकी सुनवाई करते थे। उसके बाद से तो मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसा। मनोहर लाल जी भी, मनोहर लाल जी के लिए ठीक है, स्टार्टिंग जो उनकी थी, जो खुद उन्होंने किचन में जाके खिचड़ी विचड़ी बनाई थी, तो वो स्टार्टिंग तो लग रहा था सबको। प्रदेश को क्या दिया? लेकिन प्रदेश को उन्होंने क्या दिया? प्रदेश को उन्होंने आंदोलन दिए, बहुत सारे आंदोलन दिए, और फिर उन्होंने कोशिश भी की थी कि गांव-गांव जाके एक जिस तरीके से चौधरी साहब चौटाला साहब लगाते थे, वहां जाते थे, फिर वो अपना संतुलन को बैठते थे। किसी महिला को कह देते थे तुझे चंद्रयान पे भेज देंगे, किसी को कहते थे कि इसको यहाँ से उठा के बाहर जाके इसकी पिटाई करो। तो ये जो तरीका था, मैं नहीं मानती कि ये सही तरीका था। अभी जो है मुख्यमंत्री, अभी इनकी स्टार्टिंग तो अच्छी बताते, नायब सैनी जी थोड़े हसमुख से भी हैं, बता रहे हैं। उनकी स्टार्टिंग अच्छी बताते हैं जी। देखो हरियाणा प्रदेश के लिए कहाँ तक क्या कुछ कर पाते हैं, तो लेकिन उम्मीद है कि हरियाणा के लिए कुछ अच्छा करें। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो जी अभी मेरी एक न्यूज 18 के साथ भी अभी डिबेट हो रही थी अभी, तो वहां पे उन्हीं के बत्रा साहब बैठे थे। वो कहते जी कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है। तो मैंने उनसे कहा जी समुद्र जरूर है, लेकिन उस समुद्र में मगरमच्छ भी है जो आपकी कई मछलियों को निगल गए और आपको पता भी नहीं चलने दिया। अब आपको तो, आप लोगों को तो थोड़े टाइम पहले समझ आ गई थी, लेकिन जनता को इस चुनाव के नतीजे के बाद 11:30 बजे के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता को यह समझ में आ गया कि वाकई में ही
समुद्र में मगरमच्छ हैं, तो हरियाणा प्रदेश के हित को ही निकल गए। कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ मैडम, आपको क्या लगता है? एक तरह से देखो इस एरिया में खास करके था कि कांग्रेस आएगी, बना सकती है सरकार, आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ ये जी मतलब देखो इनपुट्स तो आपके पास पॉलिटिकल, आप व्यक्ति हो, आपके पास तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं, फीडबैक ज्यादा आता है। आपको एक बात बताऊं, ये हरियाणा प्रदेश की जो जनता है ना, और खास करके रोहतक और इस साइड बहुत अवेयर है, पॉलिटिकल बहुत अवेयर है, बल्कि मुझे इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और उसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पहला मैं आपको प्रमाण दूंगी, जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को बी टीम साबित करने में, बीजेपी की बी टीम, पहला प्रमाण आपको उसी एलनाबाद इलेक्शन में दोबारा ले जाऊंगी मैं आपको, जो बाई इलेक्शन था, वहां पे जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए तो उन्होंने एक जमाल गांव में स्टेज के माध्यम से एक बात कही कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खातर, पर भाई कांडा मेरा मित्र है, यानी कि इशारा करिए कांग्रेस की जमानत जब्त कराए, वहां करा दी। उसके बाद इस लोकसभा चुनाव में बताती हूँ, लोकसभा चुनाव में जो हमारे किसान बैठे थे धरने पे, आम किसान 750 किसानों की शहादत हुई, सब चीजें हुई, कभी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उस एजिटेशन में नहीं पहुंचे। अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, इनके किसी मंत्री ने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, एमएलए ने। जो किसान लीडर्स थे उनको बुला लिया, कलेक्टिव जो थे, किसानों की बात नहीं करूंगी, जो लीडर तथा कथित बन के बैठे थे, उनको बुला लिया, उनको प्रलोभन दिया कि 20 सीटें तुम्हें मैं विधानसभा में दे दूंगा, तुम लोकसभा में मेरी मदद कर दो। अब लोकसभा में भी क्या हुआ, जैसे श्रुति चौधरी जी जैसी टिकट काट दी, उसमें भी उन्होंने ये देखा कि कौन डोमिनेट होकर रह सकता है मुझसे, कौन मेरे बेटे की हाजिरी भर सकता है, उनको उन्होंने पूरा एक्टिव कर दिया। और वो टिकटों का बंटवारा, वो सारे कांग्रेस के जो हैं, एक एक आपको खुद भी कहते हुए आप मंच पे, उन्होंने बोले भी बहुत कुछ, सबने हो गया लोकसभा चुनाव। उसमें क्या हुआ, फिर काम शुरू करा मैनिपुलेशन का। लोगों के अंदर एक बात फैलाई गई कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दे दो। आम वोटर इस बात को ये समझ नहीं पाया कि कांग्रेस को ही क्यों, ये क्यों कह रहे हैं कांग्रेस को दे दो, जबकि अगर वोट तो उनका है, अगर निर्दलीय को भी देते हैं तो भी तो बीजेपी हारती है। तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि लोकसभा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, और ये जो था, ये किसान का आंदोलन जो है कैप्चर करने की कोशिश की, और उनको एक ठग लिया 22 सीटों के लालच में। उसके बाद आ जाता विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में जब राव दान सिंह और छोकर और ये जो आपके पवार जी, उनके सबके ऊपर क्या एक ईडी का छापे पड़ने शुरू हो गए और उनको जेल भी गए। उसी दौरान एक लाइन और आने लगी थी नीचे कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के घर। वो लाइन पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखी, 3 दिन चली, चौथे दिन वो लाइन होगी गायब। उस दिन हमारे तो सबने, हमने तो ये कह दिया था, मैंने तो खास करके कह दिया था, हम अब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती नहीं। कई लोगों ने ये भी कहा कि शर्त लगाओ जी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, देखो आप लोकसभा में। मैंने कहा नहीं बन सकती। बोले कैसे? मैंने कहा एक एग्जांपल दूं, ईडी का डर दिखाया गया कुलदीप बिश्नोई जी को, उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी। ईडी का डर आया नवीन जिंदल जी के ऊपर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। यहाँ बीजेपी ज्वाइन नहीं हो रही है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस ही बेची आए जाके। और वही हुआ। एक चीज बताएं, किसी भी जगह जहां मान लो जो नाराज जो लोग थे खड़े हुए थे कांग्रेस के, एक जगह भी आप ये बता दो कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनको मनाने पहुंचे, क्योंकि थपकी उन्हीं की दी हुई थी, सबके सामने है वो सबके सामने है वो बात। और कहीं मनाने नहीं पहुंचे और कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बिठा दिया और मतलब मैं कहूंगी बेच के आगे। तो ये जो चीजें रही हैं ये इसलिए सारा। और मैडम फतेहाबाद में जहाँ से आपने चुनाव लड़ा वहां क्या हुआ? फतेहाबाद में मुझे एक्चुअली, मैं फतेहाबाद में केवल 10 दिन, आपको चुनाव तो बहुत अच्छा चला, हमने देखा। 10 दिन 12 दिन पहले ही मुझे वहां से टिकट जो था। और दूसरी एक चीज और थी, वहां भी यही बात हुई कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डाल दो। लोग नहीं चाहते थे,
बीजेपी कांग्रेस, बस उनके दिमाग में एक, हमारे हरियाणा में एक बड़ी ये चीज है, वो एनालाइज नहीं करते। फिर एक चीज को जहां मकोड़े की तरह पकड़ लिया ना, उसको पकड़े रखेंगे। 11:30 बजे के बाद तो अब मैं जाती हूँ तो उनको समझ में आ गई। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे फतेहाबाद का, कि उन्होंने मुझे 9,500 वोट दिए। 10 दिन में 9,500 वोट देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है 2015 से, अब 10 साल हो गए करीब। माधुरी दीक्षित आई थी, पानीपत में मोदी साहब से शुरुआत की थी। जी। और आज देखिए स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनके ऊपर कितना संगीन आरोप है गैंगरेप का, लेकिन उनको भी बचाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हो, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। देखिए जी, आप पीछे 10 साल से बीजेपी, अभी तो चलो 100 दिन हुए, 10 साल से भी तो बीजेपी है ना। आप क्राइम रेट देखें, आप रेप रेट देखें, बढ़ोतरी हुई है क्राइम में। आज हरियाणा प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि दूसरे नंबर पे है। एक बहुत, मतलब उसको आप ये कह सकते हो, कंसीडर करना चाहिए कि बहुत बड़े खतरे में हम हैं। और वहीं आप पीछे देखें, एक महिला कोच थी, उन्होंने संदीप सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगाया। उसके लिए खुद मनोहर लाल जी विधानसभा में बोले कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, मतलब एक औरत की बेइज्जती। उसके बाद आप आ जाइए, हमारी महिला खिलाड़ी जो हैं, जंतर मंतर पे बैठ के धरना दिया। बहुत संगीन मामला है। मतलब ये नहीं धरना देना, धरना किस बात के लिए दिया? सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। वो एक बहुत बड़ा विषय, देश के एक एक नागरिक को सोचना चाहिए इस विषय पे। आज फिर से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। खुद इनके मंत्री अनिल विज जी कहते इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया? नैतिकता, मोरल, एक आपकी जिम्मेवारी बनती है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज को माने। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा तो दे ही सकते। मैडम, आखिरी सवाल पे आते हैं। जी। पिछले 10 साल से हरियाणा के जाट बहुत नाराज है। 2024 में जो परिणाम आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि जाट राजनीति हरियाणा में हाशिए पे चली गई है। जी। पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन नेशनल लोक दल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, तो दोनों ही नेता अभी जो जाट, जिसको कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी सेक्शन के हो, अपना बड़ा नेता मानते हैं। आपको क्या लगता है, जाट राजनीति उभर पाएगी हरियाणा में? देखिए, हरियाणा की राजनीति के ऊपर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया, जहाँ पे जाट भी हैं और अदर कास्ट भी हैं, सभी लोग हैं। सफर तो सभी इकट्ठे करते हैं। और चौटाला साहब एक कहते थे, इंसान की जात नहीं जमात बड़ी होनी चाहिए, तो उन्होंने उस चीज को चरितार्थ भी किया। हर वर्ग में आज आप देखेंगे, नेता अगर किसी ने बना के इंडियन नेशनल लोकदल से निकला हुआ है, जो एक शीर्ष उस पे है। और वहीं अब जाट की बात आती है, यहाँ पे जाट को नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? उसका रीजन है क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो अपनी वॉइस को रेज करती है, हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करते रहे हैं हमेशा, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस चीज को एक जातीय रंग दे दिया गया, इसलिए ये चीजें, अदरवाइज तो नहीं। और समझ नहीं पा रहे हैं इस जातीय रंग में जो है नुकसान हरियाणा प्रदेश को कितना हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ नहीं जी, आप गुजरात में देखें पटेल वर्सेस नॉन पटेल, आप देखें यूपी में देखें आप मोमडन्स के खिलाफ, मतलब ये एक इनका एक तरीका है लोगों को मैनिपुलेट करने का, लोगों के दिमाग में जहर भरने का। जी मैडम, आप हमारे पॉडकास्ट में अपने पूरा तसल्ली से हमारी सारी बातों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।